आई एम रेनू सिंह। तो आज मेरा SBI PO का इंटरव्यू था। मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का था। मैं वेन्यू पे 7:30 बजे तक पहुंच गई थी। तो हम लोग को एंट्री 8 बजे ही वो लोग दिया, उसके पहले वो लोग एंट्री नहीं कर रखा था। तो हम लोग बाहर खड़े थे, 8 बजे एंट्री हुआ। उसके बाद फिर वो हम लोगों को सेकंड फ्लोर पे लेके गया और सेकंड फ्लोर में एक सिटिंग एरिया उन लोगों का था, वहाँ पे हम लोग को बैठाया और एक स्क्रीन पे पूरा डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करना है वो पूरा दिया हुआ था। तो हम लोगों को बोला कि आप लोग ऐसे सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स इस वे में आप लोग अरेंज करके रखें। तो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस वे तरीके से वो लोग अरेंज करने को बोला था। सबसे पहले हम लोग का जो कॉल लेटर होता है वो था। यहाँ कॉल लेटर दोनों था, मेल वाला भी और जो हम लोग को वेबसाइट से जो हम लोग डाउनलोड करते थे वो भी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेल वाला भी। जो लिस्ट था उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कॉल लेटर। उसके बाद नंबर 2 पे बायोडाटा फॉर्म था। बायोडाटा फॉर्म 1+4 मीन्स जो हम लोग का ओरिजिनल था और उसके साथ 4 जो जेरोक्स कॉपीज लेके जाना था। तो बायोडाटा फॉर्म में बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहाँ पे सिंपल सा बात आप लोग को ये है कि सिर्फ और सिर्फ पहला जो आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, उसको फिल करेंगे और उसमें उसके बाद फिर पूरी तरीके से फिल करेंगे। और वहाँ पे मेंशन ऑलरेडी है कि जो चीज़ जिस चीज़ से जो चीज़ आपके लिए रिलेटेड नहीं है वहाँ पे सिंपली आप NA लिखेंगे। वो लोग नो वगैरह ये सब चीज़ लिखने को मना किया था, सिर्फ और सिर्फ NA लिखने को बोल रहा था। तो मैं बहुत सारा कॉलम छोड़ के गई थी बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैंने बहुत सारे कॉलम ब्लैंक छोड़ दिए थे और सिर्फ मैंने 4 उसका ज़ेरॉक्स करवा लिया था। तो जहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़े थे तो ज़ेरॉक्स कॉपी पे मैंने उस जगह पे अपने ब्लैक पेन से NA लिख दिया और मैंने सिग्नेचर भी नहीं किया था और ना ही थंब इम्प्रेशन किया था। तो सिंपल सा आप लोग भी नहीं कीजिएगा क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वापस आपको फिर से करना पड़ेगा उन लोगों के सामने। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जहाँ जहाँ थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर है वहाँ पे आपको नहीं करना है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो बायोडाटा फिल किया था, जो जो चीज़ मेरे को डाउट था वो सारे छोड़ के बाकी जो फिल किया था तो उसका सिर्फ जेरोक्स कर लिया था और उसको फिर मैं लेके गई थी। और एक और चीज़, जहाँ पे भी आप लोगों को बायोडाटा में सपोज जिस जिस एक कॉलम है जहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रही है, एक कॉलम है जहाँ पे कि आप 5 साल से कहाँ रह रहे थे उसके बारे में आपको डिटेल्स मेंशन करना है। सिंपल सा चीज़ है, वहाँ पे आप NA ही लिख दीजिए और अपना परमानेंट एड्रेस का ही मेंशन कीजिए। और अगर आपका अभी कोई जहाँ पे आप रह रहे हैं रेसिडेंशियल अभी कोई और एड्रेस है तो वो मेंशन कीजिए, लेकिन वो जो 5 साल वाला में मत ही कीजिए। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो पुलिस वेरिफिकेशन हर एक वो जगह पे जाएगा, तो वहाँ सिंपली NA ही लिख दीजिए कि हाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। मैं तो वैसे तो अपने परमानेंट एड्रेस पे ही रहती हूँ, तो मैंने वो कॉलम ब्लैंक ही छोड़ के रखा था। तो मैंने उन लोगों को बोला कि सर मैं अपने परमानेंट एड्रेस पे ही रहती हूँ। तो उन्होंने फिर उसको बोला कि ठीक है NA लिखो। फिर वो लोग जहाँ जहाँ NA होगा वहाँ पे वो लोग पूरा क्रॉस कर दे रहे थे। तो मेरा वो कॉलम भी वो लोग ही क्रॉस किए। आप लोग क्रॉस भी मत कीजिएगा, वो पूरा एक लंबा लाइन टान के, जैसे हम लोग कैंसिल चेक के लिए लंबा लाइन नहीं टानते वैसे टान के वो लोग क्रॉस कर देते थे। तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे था ID प्रूफ। ID प्रूफ में आधार लेके जाने के लिए और उन लोगों के पास ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका प्री और मेंस का कॉल लेटर, ये सारा का सारा उन लोगों के पास ऑलरेडी आपका सारा का सारा ये सब चीज़ है। तो ये सारा कोई टेंशन का नहीं है। और सिंपल सी बात है, अगर आपका जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो मेंशन किया है वो आप एक बार देख लीजिएगा आपने क्या मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा अपना जो आपका ID प्रूफ में नाम वगैरह है वो बहुत अच्छे से देख लीजिए। अगर आपका कहीं पे भी कोई भी नाम में मिस्टेक है या एप्लीकेशन या आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, सिंपल सा आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे था बर्थ प्रूफ के लिए। तो एक बर्थ प्रूफ था, तो यहाँ पे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अदरवाइज अपना 10 का आप अपना पासिंग आउट सर्टिफिकेट जो होता है वो या एडमिट कार्ड दे सकते हैं। ये था। उसके बाद 4 नंबर में था
जिस चीज़ में आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो आपने मेंशन किया अपने एप्लीकेशन में, वो लेके जाइएगा। मीन्स हाईएस्ट आपका जो डिग्री है वही, जैसे ग्रेजुएशन मेरा है तो मैंने ग्रेजुएशन लिखा था, हालांकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी, पर मैंने वो मेंशन नहीं किया है तो मैंने वो नहीं लिखा है। तो मैंने ग्रेजुएशन लिखा था तो मेरा ग्रेजुएशन का ही, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मार्कशीट और प्लस जो सर्टिफिकेट है वो। तो यहाँ पे 4 नंबर पे डिग्री सर्टिफिकेट था, उसको बस मेंशन किया हुआ था कि वो अरेंज करना था। और ये सारे के आपके एक कॉपी वो लोग जेरोक्स लेता है, बहुत सारे नहीं लेता, 2-3 कॉपी नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ बायोडाटा का 4 कॉपीज जो मेंशन है, बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपके सबके सिंगल एक एक जेरोक्स ही वो लोग सबमिट लेगा। उसके बाद 5 नंबर पे था कि जिन लोगों का कास्ट है या ईडब्ल्यूएस है, वो सारे सर्टिफिकेट्स वो लोग अरेंज करने को बोले थे। 5 नंबर पे ये था, कास्ट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो और एक और चीज है, वो लोग क्लियरली चेक कर रहे थे, जिन लोगों का भी कास्ट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उन लोग अच्छे से चेक कर रहे थे कि एप्लीकेशन जब सबमिट हुआ था उसके पहले का बना हुआ है कि नहीं, अदरवाइज वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं शायद। अभी तो पता नहीं, मैंने तो वैसा देखा नहीं किसी को, लेकिन सभी के जिन लोगों के भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह थे उन लोगों के टाइम से पहले के ही थे, एप्लीकेशन सबमिशन के पहले के ही थे। तो ये था। उसके बाद आपके जो भी रेलेवेंट, इससे जो आपने मेंशन वगैरह किया है उससे रेलेवेंट जितने डॉक्यूमेंट्स, जैसे बायोडाटा में बहुत सारे लोग मेंशन कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये एक्स्ट्रा कुछ किया है, वो जितने भी एक्स्ट्राज डॉक्यूमेंट जो आप लोग मेंशन कर रहे हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का जो भी सिंगल सिंगल एक एक जेरोक्स लेके आना, तो वो अटैच करने को था। तो यहाँ पे, और उसके बाद आपका वो जो था कैरेक्टर सर्टिफिकेट था। यहाँ पे वो लोग स्पेशली देख रहे हैं कि कॉलेज का है कि नहीं है, कॉलेज का अगर नहीं है तो स्कूल का भी वो लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो मेरे पास स्कूल का तो था नहीं, मेरे पास कॉलेज का था, वो भी प्रिंटेड फॉर्म में, तो मैंने वही वही सबमिट किया। प्रिंटेड फॉर्म में भी दे सकते हैं, हालांकि मेरे से पूछा इसका हार्ड कॉपी, तो मैंने क्लियरली बोला कि मेरे पास नहीं है, कॉलेज से अभी मैं लेके लाना पॉसिबल नहीं हुआ, मेरे पास कॉलेज ने मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा है, तो मैंने इसका प्रिंट आउट लेके आया। फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने मेरे पास और भी 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर सर्टिफिकेट थे जो हम लेके गए थे, जस्ट इन केस अगर मेरा कॉलेज वाला एक्सेप्ट ना करे तो मेरा वो दोनों भी उन लोगों ने रख लिया। एक्चुअली मेरा 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन लोगों ने ले लिया है। ये पूरा का पूरा था। और इसके इसके अलावा जो आपका रेलेवेंट जहाँ पे भी जो कोई एफिडेविट वगैरह करवाया हुआ है, वो आपको इसके बाद अटैच करना है। और स्पेशली जो बायोडाटा का मैं एक दो पॉइंट बता देती हूँ। बायोडाटा में देखिएगा बहुत सारे प्लेसेस पे, बहुत सारे फॉर्म में लिखा हुआ है प्लेस और डेट। तो वहाँ पे जो डेट मेंशन किया है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन का आप डेट मेंशन कीजिएगा। और जो प्लेस मेंशन करना है जहाँ पे आपका इंटरव्यू, जैसे मेरा कोलकाता एलएचओ में हुआ था, तो मैंने कोलकाता मेंशन किया, तो वही आपको मेंशन करना है, अदरवाइज और कुछ नहीं मेंशन करना है। आगे का भी डेट नहीं मेंशन करना है, जिस दिन आप मान लीजिए आज फिल कर रहे हैं तो आज का डेट नहीं, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन का सिर्फ और सिर्फ डेट मेंशन करना है। तो ये सारा प्रोसेसिंग हो गया। उसके बाद फिर हम लोग का आइरिस वगैरह ये सारे स्कैन हो गए। बायोमेट्रिक वो लोग एक बार में ही दोनों ही ले रहे थे, एंट्री और एग्जिट दोनों ही एक बार में ही कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग को बैठने को बोला गया था, और मेरा नंबर 3 पे था इंटरव्यू। तो फिर जब मेरा इंटरव्यू का टर्न आया, तो मुझे वहाँ से जहाँ पे हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ था, उसके पास जहाँ पे हम लोग बैठे थे, वहाँ से ले जाके एक और इंटरव्यू रूम के बाहर एक स्पेशली कोलकाता एलएचओ तो काफ़ी सुंदर है अंदर से, तो उसमें एक काफ़ी अच्छा स्पेस था, तो वहाँ पे बैठाया हुआ था हम लोगों को, दो दो करके वो लोग लेके जा रहे थे। तो फिर जब मेरा नंबर आया तो मैंने बेल दिया, बेल उधर से बजा, तो फिर मैंने डोर को नॉक किया, फिर मैंने पूछा मे आई कम इन सर। तो फिर मैं एंटर की, तो मेरे पैनल में 2 फीमेल मेंबर थी और 3 मेल मेंबर थे, और जो हमारे सर थे सीजीएम सर, वो एकदम फ्रंट में बैठे हुए थे, और काफ़ी बड़ा सा रूम था, और मेरे सामने एक कांच का पूरा वॉल क्रिएट किया हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने उन लोगों को जैसे ही गुड मॉर्निंग बोला, तो मुझे मैंने गुड मॉर्निंग बोला, तो मुझे बोल रहे ओके ओके ओके, सिट डाउन सिट डाउन। तो फिर भी मैंने सबको गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी पर्सन को सिंगल सिंगल अप्रोच करके बोला। उसके बाद फिर मैं बैठ गई।
फिर मेरे को अचानक सडनली, ना इंट्रोडक्शन ना कुछ, कुछ भी नहीं मेंशन कर रहे हैं, सीधा से पूछ रहे हैं कि अच्छा आप बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मुझे लगा कि जो गोल्डन प्रिंसिपल्स है मैं वही बोलना स्टार्ट कर दी। तो फिर मुझे बोल स्टॉप कर दिया चेयरमैन सर ने कि नहीं नहीं, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे रोक दिया कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप वो जो उन्होंने मैचिंग कॉन्सेप्ट बेसिक्स जो होते हैं वो, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाह रहे थे। फिर उन्होंने मुझे हिंट दिया कि अच्छा मैचिंग कॉन्सेप्ट पता है, तो मैंने बोला ये सर पता है। तो फिर सुना है, तो मैंने बोला हाँ सर सुना है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा इससे रिलेटेड और क्या क्या होते हैं। तो मुझे उस वक्त कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा था, तो मैंने क्लियरली 1 सेकेंड रुकने के बाद मैंने क्लियरली बोल दिया कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ। उसके बाद फिर वो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनका आया कि अच्छा आपने मेंशन किया है अपने सर्टिफिकेट्स, ये बायोडाटा में, कि आपको कुकिंग का शौक है और गाना सुनने का। तो अच्छा बताओ कि जो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ शेफ। तो मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो फिर मैंने बोला कि सर खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, यही सारी चीज। तो मैंने जो मुझे आइडिया आ रहा था वही। तो फिर वो मुझे बोले अच्छा आप नहीं समझ रहे हो, मान लो कि एक जो रॉयल में खाना बना रहा है और एक जो ताज में खाना बना रहा है, तो उन दोनों में एट्रीब्यूट्स क्या है। तो मुझे वो बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहा था। फिर मैंने सॉरी बोल दिया कि हाँ सॉरी सर, मुझे ये नहीं आ रहा है और मैं रॉन्ग गेस नहीं करना चाह रही। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर उनका थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि अच्छा बताओ यहाँ पे जो आपने मेंशन किया है कि आपको गाना सुनना पसंद है, तो आप बताओ जो अभी रिसेंटली जो अभी हुआ लता मंगेशकर जी का, तो उससे आप क्या बता सकते हो कि भारत में वापस कोई और दूसरी लता मंगेशकर क्यों नहीं जन्म ले सकती। मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका आंसर मैं क्या दूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि सेफ प्ले करती हूँ, तो मैंने बोला सर मुझे सारे सिंगर्स के गाने अच्छे लगते हैं, जितने भी पहले के सिंगर्स थे। तो मुझे बस मैं सुनने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए मैं गाने सुनती हूँ। फिर भी उन्होंने मुझे क्रॉस किया कि नहीं आप बताओ कि ये कैस क्यों नहीं हो सकती, क्यों सिर्फ लता जी के लिए ही 2 दिन के लिए शोक मनाया गया वगैरह, ये सब उन्होंने बोला। तो मैंने बोला सर मैं कैसे बता सकती हूँ कि नहीं हो सकती। मैंने अच्छे से पोलाइटली वे में बोला कि मैं इसके बारे में नहीं बोल सकती कि क्यों दोबारा कोई और नहीं हो सकता। या फिर मैंने थोड़ा एक और गेस किया कि शायद सर जितना लता जी के गानों से सब कोई कनेक्ट कर पाता है, उतना और किसी को गानों से कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो शायद ये भी एक वजह हो सकता है, पर मैं फुल्ली अवेयर नहीं हूँ और ना ही मैं इसके ऊपर कुछ बोल सकती हूँ कि क्यों दूसरी लता जी नहीं हो सकती। उसके बाद उन्होंने पास कर दिया अपने राइट साइड वाले जो सर थे उनको। तो सर ने मुझे पूछा कि अच्छा आपने कौन सा यूनिवर्सिटी से किया है। तो फिर मैं अभी बोलने ही वाली थी, तो उन्होंने खुद से ही बोल दिया कि अच्छा आपने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से किया है, जब मेरा सर्टिफिकेट्स देख रहे थे। तो फिर मैंने बोला यस सर। तो फिर पूछा है कि अच्छा कौन सा कॉलेज से, तो मैंने अपने कॉलेज का नाम बता दिया। फिर उन्होंने अपनी राइट साइड वाली में जो मैम बैठी हुई थी उसकी तरफ पास ऑन कर दिया। तो मैम ने मुझे बोला अच्छा बताओ, उन्होंने देखा कि मेरा ग्रेजुएशन बहुत पहले का किया हुआ है, मेरा काफ़ी गैप है। तो उन्होंने पूछा है कि क्यों गैप है, तो मैंने जो मेरा रीज़न था तो ये मैंने मेंशन कर दिया। तो उसके बाद अगर मैं उनको बोल ही रही थी, तो उधर से चेयरमैन सर वापस क्रॉस क्वेश्चन करते क्या है, क्रॉस करके मेरे को पूछते हैं कि अच्छा बताओ कभी बैंक गए हो आप, ऑल ऑफ अ सडन अचानक। तो मैंने बोला हाँ सर बैंक गई हूँ मैं। तो फिर उसके बाद पूछते क्या है कि बैंक गए हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कैसा होना चाहिए बैंक के अंदर का जो एम्प्लॉयज होता है, स्पेशली पीओ को कैसा होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्ट वे में पूछना चाह रहे थे कि पीओ का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो मैंने सिंपली एकदम अच्छे से बोला कि सर पीओ को, मैंने ये भी नहीं बोला कि पीओ को, मैंने बोला कि एक गुड लिसनर होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग। तो फिर उसके बाद बोलते क्या है, तो लिसनर होके क्या कर लेगा। तो मैंने बोला सर अगर लिसन ही नहीं सुनेंगे ही नहीं, तो फिर वो कैसे बताएंगे, कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो सुनने का पेशेंस होना चाहिए, सुनना जाना चाहिए। और पेशेंस के लिए तो एटलीस्ट उसको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद वो मैं एक्सप्लेन ही कर रही थी कि मेरे को वापस क्रॉस क्वेश्चन करते क्या है
कि अच्छा बताओ तुम्हारा मतलब इन डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है या तुम्हारा वीकनेस क्या है, मुझे बस ऐसे पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारे में डिफरेंट क्या है। तो मैंने बोला कि सर आई एम अ फाइटर, मैं फाइटर हूँ और मैं एक लर्नर भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये फिर मुझे मुझे उन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन करो कैसे। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ मैं सर कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो उससे मैं फाइट बैक करती हूँ। मैं डीमोटिवेट होके वहीं पे उसको एंड नहीं करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ, मैं वापस सोचती हूँ कि नहीं मैं अपने जितने मेरे जो भी कमियां रहती हैं उसको खोजती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या मैंने गलत किया था, वो सारी चीज मैं फाइंड आउट करके फिर मैं बोलती हूँ, फिर मैं वापस फाइट बैक करती हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को क्रॉस किया कि अच्छा तो फिर ये कैसे बैंकिंग में हेल्प करेगा। तो फिर मैं तो और कंफ्यूज हो गई कि यार क्या बोल रहे। फिर मैंने उसके बाद मन में बोला कि चलो, तो फिर मैंने सर को रिप्लाई किया कि सर बैंकिंग एक बहुत वास्ट जॉब है, डे टू डे में एक पूरे जो बैंकिंग आवर्स में बहुत सारे काम होते हैं, उसके लिए बहुत इंसान को पेशेंस चाहिए और हर एक एस्पेक्ट को सीखने के लिए भी अगर हम फर्स्ट डे ही गए और देखे ये सारे काम तो हम मोटिवेट भी हो सकते हैं। तो उसको फिर वापस करने के लिए तो मुझे फाइट बैक तो करना ही पड़ेगा, मुझे तो सीखना ही पड़ेगा। अगर मैं सीखूंगी नहीं तो मैं फाइट बैक करूंगी कैसे, और अगर इतना भी पेशेंस नहीं होगा मेरे अंदर तो फिर मैं कैसे कोई भी चीज किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने सकूंगी। तो उसके बाद फिर अचानक उन्होंने बोला अच्छा रेनू थैंक यू, आपका इंटरव्यू ओवर ओवर हो गया, आप जा सकते हो। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि बस 5 मिनट ये इंटरव्यू चला और एकदम रैपिड फायर फायर जैसा चला। तो फिर मैंने बोला ओके सर, फिर मैं उठी सबको थैंक यू बोला और फिर मैं अच्छे से डोर क्लोज करके चली गया। उसके बाद फिर वो लोग एक्चुअली कोलकाता एलएचओ का सेटअप ऐसा करके रखा था कि किसी भी कैंडिडेट को किसी और कैंडिडेट से मिलने नहीं दे रहा था। इंटरव्यू ओवर हो रहा था और अलग वे से वो लोग बोलते रहा था आप इधर से चले जाओ, आपका ओवर हो गया आप चले जाओ, किसी भी कैंडिडेट से वो लोग मिलने नहीं दे रहा था। इंटरव्यू के पहले आप मिल सकते हो, इंटरव्यू होने के बाद मिलने नहीं दे रहा था। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस उतना कुछ खास अच्छा गया नहीं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू का स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चंस का जो मैं खुद के ही हॉबीज वगैरह में फंस गई। मैंने तो हॉबी में जस्ट एज अ कुकिंग करती हूँ अपने रिफ्रेशमेंट के लिए। मुझे लगा ही नहीं था कि ये सारे क्वेश्चंस भी बन सकते थे, मैंने और जितना क्वेश्चंस बन सकता था वो सब मैं प्रैक्टिस करके गई थी, पर ये सारे क्वेश्चंस भी बन सकते ये मुझे मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो और फर्स्ट क्वेश्चन जो अकाउंट्स वगैरह रिलेटेड था वो भी क्लास 11 का था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो ये 3-4 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन तो बहुत ही खराब गए मेरे। मुझे लगता नहीं कि ये कुछ अच्छा मिलेगा मार्क्स, फिर भी देखते हैं। और फिलहाल तो एक्सपीरियंस ठीक ही ठाक था, अच्छा ही था, अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।